नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पंख पाठशाला में। साथियों, एग्जाम अब नज़दीक है। रेलवे ग्रुप डी 2025 का जो एग्जाम है वो नज़दीक है। तो आशा है आप लोग टेस्ट सीरीज वगैरह लगा रहे होंगे या प्रैक्टिस सेट हल कर रहे होंगे। अगर नहीं भी कर रहे हैं तब भी मेरा कड़ा रिकमेंडेशन है कि आपको ज़रूर प्रैक्टिस सेट या टेस्ट सीरीज वगैरह लगानी चाहिए, क्योंकि वहाँ से आपकी स्पीड बढ़ती है, आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करने के लिए सक्षम होते हैं। लेकिन क्या आप जान पाते हैं कि कोई टेस्ट सीरीज या कोई प्रैक्टिस सेट जो बनाया गया है, वो परीक्षा के अनुरूप है? क्या परीक्षा में जिन टॉपिकों को लिया जा रहा है, रेलवे ग्रुप डी में जो परीक्षा में जो बोर्ड क्वेश्चन बना रहा है जिन टॉपिकों से, क्या उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज में बने हैं? ये सब आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप विगत वर्षों के प्रश्न नहीं देखे हों। यानी आप पीवाईक्यू नहीं देखे होंगे तो कोई भी टेस्ट सीरीज या कोई भी प्रैक्टिस सेट अगर आप लगा रहे होंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये परीक्षा की मांग के अनुरूप है कि नहीं। क्योंकि मैं भी बहुत सारी प्रैक्टिस सेट की किताबों को देखा, उसमें बस क्वेश्चन डाल दिया गया है, उसका कोई रिलेवेंट नहीं है कि वह क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी के एग्जामों में पूछे जाते हैं कि नहीं, उन टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। बस उनको प्रैक्टिस सेट बना देना है और विद्यार्थियों को पकड़ा देना है। आप अगर अच्छे से इसका प्रैक्टिस सेट का जो सही फायदा है वो लेना चाहते हैं तो आपको पीवाईक्यू देखना चाहिए। पीवाईक्यू से आपको पता चलता है, हाँ, ये टेस्ट सीरीज थोड़ा-सा एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। एग्ज़ाम में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके अनुसार बनाई गई है। इसीलिए हम लोग पीवाईक्यू करवा रहे हैं, हमारी सीरीज 50 डे इंटू 50 क्वेश्चन सीरीज। इसमें हम 50 दिनों तक पीवाईक्यू कर रहे हैं, 50-50 क्वेश्चन। 50 दिनों तक 50-50 क्वेश्चन किए जाएंगे। ये क्वेश्चन कौन से हैं साथियों? ये हैं 17 अगस्त 2022 से 11 अक्टूबर 2022 तक जो पिछला ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, 50 शिफ्टों में वहां से क्वेश्चन लिए गए हैं। यह बोर्ड के द्वारा बनाए गए सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है। इससे बोर्ड की मानसिकता पता चलती है, वह किन टॉपिकों को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है, किन विषयों को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन बना रहा है। ये सब आपको समझ में आएगा और इसके आधार पर जब आप अपनी तैयारी करेंगे, अपने प्रैक्टिस सेट का अवलोकन करेंगे, तब आप में सटीकता आएगी। ये कोई पहली वीडियो नहीं है दोस्तों, आज डे 20 है, यानी 19 वीडियो आ चुकी हैं, जिसमें हमने पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, विज्ञान और 4 वीडियो तर्क शक्ति या रीजनिंग की भी आ चुकी हैं। आज तर्क शक्ति और गणित की ये 5वीं वीडियो। गणित अब दोनों साथ में रहेगा, तर्क शक्ति और गणित दोनों प्रश्न किए जाएंगे। तो आज भाग 5 है ये। आज हम लोग तर्क शक्ति और गणित दोनों के प्रश्न करेंगे और तर्क शक्ति के अगर आप 4 वीडियो देख लिए होंगे तो आप स्पष्ट हो गए हैं कि रीजनिंग में किन टॉपिकों से क्वेश्चन बन रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है। नहीं देखे हैं, जरूर से मेरा विनम्र निवेदन है साथियों, आप जाकर सारी वीडियो को स्पीड बढ़ा लीजिए, 1.5 कर लीजिए और देख डालिए। मैं कहूँगा जो रीजनिंग की 4 वीडियो है उसमें कोई भी वीडियो हो उसको टेस्ट के प्रैक्टिस के हिसाब से लीजिएगा। क्वेश्चन दिखाई जाती है एक स्लाइड में, उसको हल करिए, फिर नेक्स्ट स्लाइड में जाइए, तब आपने क्या हल किया उससे मिलाइए। इससे आपकी सटीक प्रैक्टिस होगी, बोर्ड के बनाए हुए क्वेश्चन पे प्रैक्टिस होगी। साथियों, ये सीरीज इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आप रेलवे ग्रुप डी जो 2025 होने वाला है उसकी मांग को समझ जाएं। परीक्षा की मांग यानी परीक्षा की मांग को समझना है तो पीवाईक्यू देखना होता है और सिलेबस देखना होता है। सिलेबस में ब्रॉड में चीजें लिखी होती हैं, लेकिन पीवाईक्यू जीता जागता आपके सामने उदाहरण होता है कि बोर्ड ने इस टॉपिक से इस टाइप का क्वेश्चन बनाया है।
इसलिए सबसे सटीकता आएगी। आप अगर पीवाईक्यू करते हैं तो आप परीक्षा की मांग सबसे सटीक तरीके से जान पाएंगे। इस सीरीज से आपकी प्रैक्टिस भी होगी। जैसा मैंने बताया, आपको प्रश्न वाली स्लाइड को पॉज करना है, हल करना है, पेपर कापी लेकर बैठना है, 50 तक पहले संख्या डाल लीजिए, उसके सामने ए बी सी डी जो आपको सही लगता है वो हल करिए, बाद में मिलाइए, और साइड में मैथ है, रीजनिंग है, तो इसको हल करते जाइए, उसके बाद आंसर वाली स्लाइड पे आइए। फिर देखिए आपका तरीका तेज था, अच्छा था, आपने कर पाया कि जो बताया गया तरीका है वो सही है, उससे कर पा रहे हैं तेज, तो वो देख लीजिए, वो सीख लीजिए। यहाँ पर रिवीजन होंगे, सीरीज में आपका रिवीजन भी होगा, क्योंकि यहाँ पर हजारों फैक्ट आपके सामने आएगा। जो रीजनिंग या गणित हल करने का आपका तरीका था वो ताजा होगा, या कोई नया तरीका मिलेगा, तो यहाँ रिवीजन भी खूब होगा। इसलिए ये सीरीज अगर आप लोग अभी तक नहीं जुड़े थे तो प्लीज जुड़ जाइए। अगर आप इन वीडियो को छोड़ कर जाते हैं तो आप मेरे समझ से आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, सारा वीडियो करके जाइएगा। आप बहुत मेहनत कर रहे होंगे, समय नहीं होगा, लेकिन समय निकाल के जो ये सीरीज है और मेरा रिकैप का जो प्रोग्राम है वो जरूर देखिएगा। साथियों, रही बात मेरी, मैं हूँ इंद्रजीत, अभी रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम पास किया हूँ और भी दसनों एग्जाम पास किया हूँ, इसलिए सिलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलाएंगे, बस आपका सपोर्ट चाहिए। मैं एक जिम्मेदार पद पर कार्यरत हूँ, इसलिए समय कम मिलता है, लेकिन जब आप लोग सपोर्ट करते हैं, आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो हम मोटिवेट होते हैं वीडियो बनाने के लिए। बिजी शेड्यूल में से समय निकाल के आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि जो मेरे पास एक्सपीरियंस है दसनों एग्जाम क्लियर करने का, उसमें मैं कुछ भी आपकी मदद कर सकूँ तो मैं करना चाहता हूँ। इसलिए अपना सपोर्ट बनाए रखिए। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और प्रैक्टिस के अनुसार लीजिएगा। पहले क्वेश्चन पोज करिए, हल करिए, फिर आगे आइए, बहुत ही फायदा मिलेगा। ये बोर्ड के द्वारा बनाया गया क्वेश्चन है साथियों, ये कोई और नहीं बनाया है। जो आपका क्वेश्चन बनाया है, बनाएगा, उसी के द्वारा बनाए गए क्वेश्चन यहाँ लिए गए। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन है, रीजनिंग से है। यहाँ प्रश्नवाचक की जगह पे आपको बताना है कौन सी संख्या आएगी। पोज करके हल करिए, फिर आगे आइए। ठीक, देखिए किया क्या गया है, पहले 8 था, फिर 18, फिर 38, 78, यानी कुछ संख्याएं इसमें जोड़ी गई हैं। अब किस क्रम में जोड़ी गई हैं और कितनी संख्या जोड़ी गई है वो पकड़ेंगे जब आप इसके बीच का देखेंगे क्या हो रहा है। 8 + 10 18 किया, 18 + 20 38 किया, लेकिन अब 78 किया, 38 + 40 यानी 10 20 40 यानी दुगना हो रही हैं। अब 40 के बाद 80 जोड़ेगा, 78 में 80 जोड़ेगा 158, फिर 158 में अब 160 की पारी है, 80 दूना 160 जोड़ेगा 318, ऑप्शन डी सही है। ठीक, आगे भी चलिए। 6 व्यक्ति हैं, एक ही वर्ष में विभिन्न महीनों फरवरी मार्च जून अगस्त सितंबर दिसंबर में पाक कला की कक्षाएं, इसको अरेंज करना होता है, पजल कह सकते हैं इसको। बहुत मस्त क्वेश्चन बनते हैं ऐसे, और खूब क्वेश्चन बने हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस खूब होनी चाहिए। आप इसको पूछ करके हल करके फिर अगले स्लाइड में आइएगा। देखिए सबसे पहले तो ये जो महीना दिया है वो आप लिख लीजिए, फरवरी मार्च जो अगस्त सितंबर दिसंबर, ये दिया है ना, मार्च फरवरी मार्च जून अगस्त सितंबर। अब इसमें बैठाते जाएंगे। पी की कक्षा क्यू से ठीक पहले है। अब क्यू पी कहाँ है इसमें अभी हमें नहीं पता, तो यहाँ साइड में हम लिख लेंगे पी की कक्षा क्यू से ठीक पहले है। ठीक, जना हमें पता रहे, ध्यान रहे। केवल यम की कक्षा ओ से पहले है, यहाँ से आपको मिल जाएगा केवल यम ओ से पहले है, यानी यम एकदम ऊपर बैठ जाएगा और वो इसके नीचे, दो हमें मिल गए। ठीक,
यल की कक्षा यन के ठीक बाद और पी से ठीक पहले है। यन की कक्षा यल की कक्षा यन के ठीक बाद और पी से ठीक पहले है। यानी यहाँ भी आप इसको लिख सकते थे, यन होगा फिर यल होगा फिर पी होगा, पी के बाद क्यों, यहाँ देखिए एन एल पी। अब देखिए यहाँ हमें दो मिल गए हैं, एम और एन, तो अब तीन का जो सेट है वो यहाँ बैठेगा, एन एल पी और उसके नीचे क्यू। बराबर बैठ गया ना, समझ में भी आ गया होगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्न कथनों में से कौन सा सही है। यल की कक्षा जून में है, यल की कक्षा अरे भाई अगस्त में है। पी की कक्षा सितंबर में है, बराबर एकदम सही, बी वाला ऑप्शन सही। क्यू की कक्षा फरवरी में है, अरे नहीं दिसंबर में है। मार्च की कक्षा अरे एम की कक्षा मार्च में है, वो तो फरवरी में है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही है। ठीक, आगे बढ़ते चलिए। अनुपात समानुपात, यानी यह संख्या किसी तरह से इससे संबंधित है, उसी प्रकार ये संख्या इससे संबंधित है। अब ये संख्या किससे संबंधित होगी बताना है, पूछ करिए, हल करिए, फिर आगे आइए। चलिए देखिए किया क्या है, 4 दूनी 8, 2 से गुणा किया है। इसमें देखिए 8 चौक के 32, 4 से गुणा कर दिया। अब इसमें पहले 2 से किया फिर 4 से किया, तो इसमें अब 8 से होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 12/72। बहुत आसान था, बी बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना, आगे। 17 विद्यार्थियों की एक कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थियों ने अलग अलग प्राप्त किए। ए का स्थान ऊपर से 9वां, जबकि बी का स्थान नीचे से 11वां है। ऊपर 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 से देखे जाने पर सी का स्थान ए से ऊपर है, किंतु बी से नीचे है। ऊपर से सी का स्थान कौन सा होगा। सेटिंग अरेंजमेंट की तरह क्वेश्चन है, पंक्ति वाला। आप बैठा के पूछ करिए, बैठा के फिर अगली स्लाइड में आइए। देखिए मैं ऐसे क्वेश्चनों में सीधा सा मेरा जो फार्मूला रहा है, अगर आप भी ऐसी प्रैक्टिस कर लेते तो आपको देखने में लगेगा कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा समय टेकिंग है, लेकिन ऐसे आपका अगर स्पीड बढ़ जाती है तो ऐसे अगर आप हल करेंगे तो एकदम एक्यूरेट आंसर होता है। जैसे 17 ही था ना, तो मैं 17 खींच दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब कह रहा है ए का स्थान ऊपर से 9वां, यहाँ ये 9वें पे मैं ए को बैठा दिया, और कह रहा है जबकि बी का स्थान नीचे से 11वां, 1 2 3 4 5 6 गिना, 11वां यहाँ आ गया, बी यहाँ बैठ गया। अब कह रहा है कि ऊपर से देखे जाने पर सी का स्थान ए से ऊपर है, और ऊपर से देखोगे तो सी का स्थान ए से ऊपर यानी इधर बीच में ये बैठ गया, और किंतु बी से नीचे भी है। अब ऊपर से सी का स्थान कौन सा होगा, अरे भैया ये 9वां था, ये तो ये गिन लो, या तो ये सी बैठा है 8वां होगा, सी ऑप्शन सही होगा। स्पीड अगर बढ़ जाए तो इस तरह से आप बहुत सटीक आंसर लाएंगे। और भी तरीके होते हैं, शायद वो आपका अच्छा हो, लेकिन मैं ऐसे हल करता था, स्पीड हो गई थी तो हमेशा सही और एक्यूरेट, माइनस मार्किंग बच जाती है। ठीक, आगे चलिए। सिलोलिज्म यानी न्यायवाद से बना क्वेश्चन है। इसका तरीका मैं पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया हूँ विस्तार से, बस यहाँ फटाफट हल करेंगे। आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, नहीं तो रिकैप वीडियो में मैं न्यायवाद को बहुत अच्छे तरीके से छोटी सी वीडियो में समझा दूंगा। उस आधार पर आपका कभी भी न्यायवाद का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और इससे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, एक क्वेश्चन आपके 100% सही हो जाएंगे। चलिए इसको पोंछ करके हल करके फिर आगे आइए, बनाते हैं 2 आरेख। अभी तक आप जीवन में एक आरेख बनाते रहे होंगे, अब हम लोग 2 आरेख बनाएंगे। कुछ शेर बिल्लियां हैं, कुछ शेर बनाया, उसके कुछ का भाग लेकर बिल्लियां बना दिया। ठीक, सभी बिल्लियां जानवर हैं, सभी बिल्लियों को लेकर जानवर, लेकिन यहाँ दूसरा भी शेर और उसके उसी को, जैसे कुछ शेर बिल्लियां हैं तो शेर पे ही ओवरराइड करते हुए बिल्लियां बना देंगे, और सभी बिल्लियां जानवर हैं, बिल्ली पे ही, बिल्ली के फिगर पे ही अब जानवर भी लिख देंगे।
ओवरराइट करके। कुछ जानवर शेर नहीं है, यहाँ बता दिया स्पष्ट रूप से कि कुछ जानवर शेर नहीं, इसलिए शेर को हमें अलग बनाना होगा और बिल्ली से थोड़ा काटते हुए या जानवर से जो थोड़ा काटते हुए, ठीक है ना। और यहाँ तो हमें दिख ही रहा है कुछ शेर जानवर नहीं है, यहाँ स्पष्ट है। लेकिन यहाँ भी जब स्पष्ट रूप से बोल दिया कुछ नहीं है, तो इसको एक अलग रूप से शेर को यहाँ जो दिखाया गया है ये दिखाना पड़ेगा। बाकी बिल्ली और जानवर ये एक दूसरे पे ही वो राइट करके हैं। अब दोनों में जो सही होगा वही सही होगा। कुछ जानवर शेर हैं, यहाँ देखिए कुछ जानवर शेर में आ रहे हैं भैया, सही है। यहाँ देखिए कुछ जानवर शेर में आ ही रहे हैं, दोनों तरफ से सही है, यानी ये तो सही हो गया। सभी शेर जानवर हैं, सभी शेर जानवर हैं, यहाँ से गलत हो गया, या और यहाँ से भी सभी शेर जानवर नहीं है, ये गलत हो गया। कोई भी जानवर शेर नहीं है, यहाँ तो कुछ तो हैं ही, यहाँ भी कुछ हैं, तो ये भी दोनों में गलत हो गया। यानी केवल हमें निष्कर्ष एक सही मिला, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन बी सही है। आगे फिर से न्यायवाद पे बना है क्वेश्चन, पोज करिए, हल करिए, फिर आगे आइए। सभी उपहार पत्र हैं। अब उपहार में बनाया, एक गोला उपहार और उसके ऊपर पत्र बना दिया, यहाँ उपहार पे ही ओवरराइट करके पत्र भी बन गया। सभी पत्र चैट हैं, सभी जो पत्र हैं, पत्र इनको ओवरराइट करके बना था, अरे उसके बाहर चैट बना देंगे, ठीक है ना, और इसी पे चैट आ जाएगा। सभी शब्द उपहार हैं, सभी शब्द जो थे वो उपहार, उपहार के अंदर अब यहाँ शब्द बनेगा और यहाँ तो इसी को ओवरराइट करके शब्द भी बन जाएगा, ठीक। अब देखिए दोनों में जो सही होगा वही सही। कुछ चैट शब्द हैं, कुछ चैट शब्द आएंगे ही, शब्द यहाँ बीच में है, यहाँ तो सब है तो कुछ तो रहेगा ही, एकदम सही है दोनों में। सभी उपहार चैट हैं, सभी उपहार चैट हैं यहाँ भी, और सभी उपहार चैट हैं यहाँ भी, दोनों में सही है। कुछ शब्द पत्र नहीं है, कुछ शब्द पत्र नहीं है, यहाँ तो सभी शब्द, ये बीच में छोटा वाला जो है वो शब्द है, तो सभी पत्र हैं, और यहाँ भी सभी पत्र हैं, तो यहाँ पर भी ये दोनों से ही गलत हो गया। इसलिए हमारा दो ही केवल निष्कर्ष सही हुआ, केवल निष्कर्ष एक और दो पालन करते हैं, ऑप्शन बी सही। बराबर, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे प्रश्नवाचक की चिन्ह के जगह पर क्या आएगा, इसको हल करके एक संबंध होगा, फिर आगे आइएगा। पोज करिए, हल करिए, फिर चलिए। यहाँ 8 है, 14 है, 20 है, 26 है, क्या कर रहा है यहाँ पर पकड़िए। 8 में 6 जोड़ा 14 हुआ, 14 में 6 जोड़ा 20 हुआ, 20 में 6 जोड़ा 26 हुआ, और 26 में 6 छोड़ेंगे 32 होगा। अब 32 जिसमें नहीं है उसको काट देना है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अब देखिए दूसरा, यहाँ जी है, फिर सी है, फिर वाई है, फिर यू है, यानी जी सी वाई कुछ घटा रहा है, इसमें क्या घटा रहा है वो पकड़िए। जी में से 4 गया, सी 7 होता है, 4 जाए 3 मतलब सी, 3 में से 4 जाएगा वाई, क्योंकि 3 इधर, एक जेड कटेगा, वाई बचेगा, वाई में से 4 जाएगा यू, यू में से 4 जाएगा क्यों, यानी क्यों वाला सही होगा, ऑप्शन सी। बराबर 32 क्यों। आगे चलिए, ये छोटा बड़ा वाला संबंध जो बताना रहता है, इसका मैं बहुत विस्तार से अपने पिछले वीडियो में बता दिया हूँ कैसे हल करना है। अगर आप नहीं देखें जाकर जरूर देखें। बाकी रिकैप वीडियो जो आएगी उसमें भी इसको अच्छे से बेहतरीन तरीके से एक छोटे वीडियो में आपको बता दिया जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसमें, आप पहले पोज करिए, हल करिए, फिर आइए। सीधी सी एक लाइन खींचिए, इसमें सभी को सेट करते जाइए। एक्स बड़ा, एक्स छोटा है जेड से, तो एक्स को छोटा बनाऊंगा जेड से, ठीक। जेड बराबर है टी के, तो जेड के बराबर टी लिखूंगा और बराबर का चिन्ह भी लगा दूंगा। टी बड़ा है वी से, टी से एक छोटा बनाऊंगा और वे वी से संबंधित होगा, ठीक, इसको वी लिख देंगे। अब v बड़ा है p से, अब b से भी छोटा एक p बनाऊंगा, p
छोटा है y से, अब p से बड़ा एक y बना दूंगा, y बराबर है वो के, y बराबर है वो के, बराबर बना के एक बराबर का चिन्ह लगा दिया। एक बात अच्छे से समझ लीजिए आप, पहले मैं बताया हूँ, अभी अच्छे से नहीं, बस हल्का सा बता देता हूँ। जैसे x से बड़ा है z, z के बराबर है t, ये यहाँ तक तो संबंध है, लेकिन t से छोटा है v। अब ये कितना छोटा है ये हम नहीं बता सकते, इसलिए इसका संबंध इधर वालों से हम नहीं बता सकते, केवल इसका संबंध t से तो बता पाएंगे, लेकिन t से भी और इससे भी, लेकिन z के साथ इसका संबंध नहीं बता पाएंगे, v का संबंध z से, क्योंकि ये कितना छोटा है वो हमें नहीं पता चलेगा, ठीक ना। अब इसी प्रकार से सब सेट है। अब देखिए t छोटा है x से, t कहाँ है, t छोटा है x से, अरे भैया कहाँ से, ये t और z बराबर है और z से छोटा x है, तो वो t से भी छोटा होगा x, ये बड़ा बता रहा है, ये गलत है। v बड़ा है y से, v बड़ा है y से, नहीं भाई v से छोटा है, इनके बीच में तो संबंध ही नहीं बता सकते, क्योंकि v से छोटा तो p है और p से बड़ा y है, अब वो कितना बड़ा है वे b और y का संबंध नहीं बताया जा सकता, इसलिए भी गलत हो गया। t बड़ा है y से, t बड़ा है y से, ये भी संबंध नहीं बता सकते, क्योंकि p से कितना बड़ा है भाई, p तक तो हम इसका संबंध आपस में बना सकते हैं यहाँ से, लेकिन ये कितना बड़ा है वो नहीं बता सकते। वो बड़ा है p से, वो बड़ा है p से, हाँ p से बड़ा y, y के बराबर हो, तो ये भी बड़ा होगा, एकदम मस्त है, डी ऑप्शन सही होगा, बराबर। आगे, निम्न में से ऐसी कितनी संख्या है जिनके पहले एक प्रतीक ऐसे क्वेश्चन खूब बना रही है रेलवे ग्रुप, यही कह रहा हूँ ना, जब आप पीवाईक्यू देखेंगे तभी आपको पता चलेगा किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, और आप फालतू की मेहनत करे जा रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं होता है, स्मार्ट मेहनत करिए, जो सफल पाता है, जो सफलता पाता है लड़का, उसके अंदर स्मार्टनेस होती है, वो कुछ भी नहीं पढ़ रहा होता है, वो वही पढ़ता है जो एग्जाम के अनुरूप है, ठीक। और यह अनुरूपता जानने के लिए आपको पीवाईक्यू देखना पड़ता है। चलिए इसको पोज करिए, हल करिए, उसके बाद आगे आइएगा, और इस तरह के क्वेश्चन भी 2 से 3 आने वाले, ठीक। पूछा क्या है, कह रहा है ऐसी संख्याएं बताइए जिसके पहले प्रतीक है और बाद में सम है, वर्गीकरण करिए। तो सबसे पहले संख्याएं देखिए जिनके पहले प्रतीक हैं, जब वो ऐसा मिल जाए तब पीछे देखिए सम है कि नहीं। यहाँ मिला पहले प्रतीक लेकिन सम नहीं आगे, यहाँ मिला प्रतीक लेकिन बाद में भी प्रतीक है, ये संख्या के पहले है प्रतीक लेकिन बाद में भी सम है, इस संख्या के पहले भी है लेकिन बाद में भी सम है, 5 के पहले प्रतीक है और उसके सम भी है, एक मिल गया। इसी तरह आप देखते जाएंगे तो 4 के पहले प्रतीक है और बाद में सम है, ये मिलेगा। 3 के पहले प्रतीक है बाद में सम है, ये मिलेगा, 3 मिलेंगे, ऑप्शन बी सही। चलिए बताइए अनुपात समानुपात में संबंध, 18 किसी तरह से इससे संबंधित है, उसी तरह से 22 इससे, इसी प्रकार 23 किससे संबंधित होगा बताइए। खोज करके हल करके फिर अगले स्लाइड। चलिए क्या किया है ये पकड़िए, लगभग 5 गुना के करीब जा रहा है, तो 5 गुना करके और कितना जोड़ा है, 6, 96 हो गया। 22 का भी 5 गुना करके 6 जोड़ोगे तो 116 आ रहा है, यानी यही संबंध है, यानी 23 में भी 5 से गुणा करके 6 जोड़ेंगे तो 121 आएगा, और ऑप्शन सी हमारा सही होगा, ठीक। आगे फिर से देखिए उसी तरह का एक क्वेश्चन है, खोज करिए हल करिए फिर अगली स्लाइड में आइएगा। देखिए पूछ रहा है कितने ऐसे विषम है जिनके पहले भी सम है और बाद में भी सम है, तो सबसे पहले विषम खोजिए, इसके पहले सम बाद में भी सम, एक सेट। इसी तरह खोजते आइए विषम लेकिन पहले और बाद में भी सम होना चाहिए, विषम
लेकिन बाद में सम नहीं है। विषम बाद में सम नहीं है। विषम पहले विषम बाद में विषम, विषम पहले विषम बाद में विषम, विषम पहले विषम बाद में विषम। आगे खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। 4 सेट हुआ, यानी कि ऑप्शन सी सही। आगे चलिए, ऐसे बीच बीच में लुप्त जगहें होती हैं, इसको भरना होता है। इस तरह के एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले क्या किया, पिछले वीडियो में मैं बताया हूँ, ठीक है। अभी थोड़ा सा बता देते हैं, आगे पॉज करके आप हल करके फिर आगे आइए। देखिए, सबसे पहले इन पदों को गिनना होता है। ऐसे क्वेश्चन जब भी देखें, 1 2 खाली स्थान को भी लिखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 पद है, यानी ग्रुप नहीं हो सकता। तो ये ग्रुप नहीं है तो कोई क्रम होगा। यहाँ से एक बात स्पष्ट हो गई, ग्रुप नहीं, कोई क्रम मिलेगा आपको। अब उस क्रम को आपको पकड़ना है, यानी कुछ जोड़ा घटाया गया होगा। ग्रुप बनता है तो एक पैटर्न रिपीट होता है, उसी के बाद वही रिपीट होता है दूसरा पैटर्न। लेकिन यहाँ ग्रुप 13 पद है तो ग्रुप नहीं बन रहा है, यानी कुछ जोड़ घटा के एक क्रम बनाया गया होगा। तो देखेंगे जब बी, यहाँ देखो पहले बी के बाद क्या है पता ही नहीं चलेगा, लेकिन जी के बाद के है, कुछ आगे का पद है, के के बाद यम है, कुछ आगे जुड़ा है, इससे आपको पकड़ में आएगा, ठीक है ना। तो जैसे अब बी में, यहाँ ऑप्शन देखिए पहला डी है सब में, यहाँ डी ही आएगा। तो बी में 2 जोड़ेंगे तो डी, अब डी में 3 जोड़े तो क्या आता है जी, एकदम। अब जी में 4 जोड़े तो के, एक हमें पैटर्न मिल गया कि बी 2 जोड़ रहा है, फिर 3 जोड़ रहा है, फिर 4, फिर 5 जोड़ना चाहिए, आपको ऐसा लगेगा। लेकिन के में फिर से 2 जोड़ रहा है, क्योंकि के बाद की संख्या हमें दिया है। तो हम 5 अगर के में 11 में 5 जोड़ेंगे 16 पी आना चाहिए था, लेकिन 2 आया, यानी ये 2 3 4 का पैटर्न एक रिपीट कर रहा है। तो फिर से के में 2 जोड़िए, यम यम में 3 जोड़िए पी, पी में 4 जोड़ेंगे तो टी, फिर से टी आएगा तो टी में 2 जोड़िए वी, वी में 3 जोड़िए वाई, वाई में 4 जोड़ेंगे सी, फिर से 2 रिपीट होगा, सी में 2 जोड़ेंगे ई, ई में 3 जोड़ेंगे एच, ठीक है ना, एक क्रम मिल गया। अब खाली खाली जगहों पे डी आएगा, पी आएगा, वाई आएगा, एच आएगा, लेकिन डी के बाद जिसमें डी नहीं है उसको काट सकते हैं, सब में है। फिर पी जिसमें नहीं है उसको काट सकते हैं। इस तरह से हल करेंगे तो आपका बी ऑप्शन सही है, ठीक। चलिए, 5 व्यक्ति की टी 5 अलग अलग वर्षों में 91 में नौकरी मिली, कब कब मिली, एक तरह से पजल है, ठीक है ना। सेट करिए फिर आगे आइएगा। पहले तो ये साल लिख दीजिए, 1991 92 93 94 95, ऐसा एक रफली फटाफट खींच देने का, यानी जो एक्स जो अलग चीजें हों वो यहाँ लिख सकते हैं। खैर इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, हम साइड में इधर लिख देंगे जो कहेगा। क्यों को टी से ठीक पहले नौकरी मिली है, तो यहाँ अलग बना लो ना, क्योंकि अभी टी और क्यों कहाँ है हमें पता नहीं। आर को पी के ठीक बाद नौकरी मिली है, आर को पी से ठीक पहले बना देंगे, आर को ऊपर पी बना देंगे। यस को आर के ठीक बाद नौकरी मिली है, यस को आर के नीचे बना देंगे, ठीक। समझ में आ रहा होगा। टी को वर्ष 92 में यहाँ हमें मिला पहला, टी को 92 में बनाएंगे तो टी के ऊपर एक्स है तो एक्स यहाँ बैठ गया। अब 3 जगह खाली है और तीनों हमारे यहाँ सेट हैं तो लिख दीजिए। अब पूछ क्या रहा है वो देख लीजिए। 1995 में नौकरी किसको मिली, तो यस को मिली थी, ऑप्शन ए सही होगा। आगे चलिए, निश्चित कोट में मार्क्स को ऐसा लिखा गया है, क्लोज को ऐसा लिखा गया है, तो ड्राइव को कैसे लिखा जाएगा, पोज करिए, हल करिए, फिर आगे आइएगा। किया क्या है साथियों, एम के बाद क्यू है, ए के बाद ई है, आर के बाद बी है, यानी +4 कर रहा है। तो ऐसे ड्राइव में भी +4 कर दीजिए, डी +4 एच, आर +4। अच्छा, ये क्रम इतने मजबूती से आपको याद होने चाहिए ना, यहाँ आपको सोचना न पड़े। आई में 4 जोड़ेंगे एम,
V में 4 जोड़ेंगे Z, E में 4 जोड़ेंगे I, ये हो गया हमारा HVMZI। और ऐसा सब नहीं करना रहता है, जैसे आपको पहला मिल गया H, जिसमें नहीं है उसको काट दो, फिर मिल गया V, H के बाद V आना चाहिए, सब में है जो बचे हैं, I के बाद M आना चाहिए, अरे V के बाद M आना चाहिए, ये भी सब में ही है, V के बाद फिर Z, M के बाद Z आना चाहिए, Z इसमें नहीं है काट दिए, लेकिन इसका अंत तक करना हुआ, I आना चाहिए, तो अब लास्ट में D में ही है, ये ऊपर वाला कट जाएगा। चलिए आगे आइए। 15वां, सोमवार से शुरू होती है, एक तरह से पजल की तरह है, बैठाइए इसको, पोज करिए, फिर आगे आइएगा। देख रहे हैं ना, ऐसे क्वेश्चन खूब बन रहे हैं। आप फालतू की मेहनत बहुत चीजों पे कर रहे होंगे, रीजनिंग में थोड़ा मोड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत सारे, लेकिन ये तो कुछ टॉपिक से ही बना रहा है ना, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है, तो हम वही पढ़ेंगे जो हमें पढ़ना है, जो एग्जाम में पूछा जाएगा, उसी में इतनी मेहनत कर देंगे, इतनी प्रैक्टिस कर देंगे कि वहां देखते ही ऑप्शन हमारा सही हो जाए जल्दी से। और हर एग्जाम में एक एक सेकेंड, दो दो सेकेंड आपको हर क्वेश्चन में बचाना है, ठीक है ना। हाँ, चलिए, सोमवार से लेकर रविवार तक होने वाली हैं, सोमवार शुरू होकर उसी रविवार को समाप्त होंगे, तो हम लिख लेंगे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। अब बैठाते जाइए इसमें जो मिल रहा है। शुक्रवार और शनिवार को कोई परीक्षा, इसको डैश मार दीजिए, शुक्र शनि को नहीं होगी, केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा N और M के बीच में है, N और M के बीच में 2 व्यक्ति आएंगे, तो यहाँ तो खाली है भैया, तो इधर तो ये बैठेंगे नहीं, और 2 व्यक्ति छोड़ना है, तो ऊपर N आएगा और नीचे M आएगा, ठीक है, यहाँ बैठ गया। P की परीक्षा रविवार को आयोजित होनी है, तो P इधर आ जाएगा रविवार में। L की परीक्षा बुधवार को आयोजित होनी है, L बुधवार में आ गया। अब बचा के आएगा मंगलवार में ही। पूछ क्या रहा है, किसकी परीक्षा सोमवार को होगी, N की परीक्षा होगी। इतना बैठाना भी नहीं था, जब वो कहता है केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा N और M के बीच में है, तभी हमें पता चल गया था कि सोमवार को N की परीक्षा होगी, ऑप्शन डी सही। बराबर, आगे। उस समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 4√3 वर्ग इकाई है। मैथ का क्वेश्चन आ गया है, आपको भुजा की लंबाई बतानी है समबाहु त्रिभुज में, क्षेत्रफल दिया है, तो हम क्षेत्रफल का सूत्र लगाकर इसको पोज करके हल करके फिर आइएगा इसमें, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, अंडर रूट यानी करड़ी में 3/4 गुणे a का स्क्वायर, या इसको ऐसा भी लगते हैं, भुजा का स्क्वायर गुणे करड़ी में 3/4, अंडर रूट 3/4, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये क्या है, भुजा है, समबाहु त्रिभुज है, सारी भुजाएं एक बराबर होती हैं, तो अब इसमें हम इसको अगर हम बाहर निकाल लें, यानी कि ए स्क्वायर को बाहर करेंगे, अठांतर पक्षांतर कर देंगे, तो इसका दिया है 4√3, तो अब इसको अगर आप दूसरी साइड भेजेंगे करड़ी में, या अंडर रूट 3/4 को, तो 4 ऊपर चला जाता है और करड़ी वाला जो है ये अंडर रूट नीचे आ जाएगा। तो 4 करड़ी में 3 इधर गुणे, और कितना दिया था 4√3, ऐसा होगा ना, ए स्क्वायर बराबर 4 × 4 × अंडर रूट। ये देखिए, ये इसका दिया ही है क्षेत्रफल, बाकी हमने इसको उस तरफ बिठाया तो ये दोनों आपस में पलट गए, 4 ऊपर और करड़ी में 3 नीचे आ गया। अब इससे इससे 3
अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 आपस में कट जाएगा। इधर ए स्क्वायर बराबर 16 बचेगा, 4 चौके 16, और ए बराबर अंडर रूट 16 यानी 4 वर्ग इकाई। ये अपना एक भुजा होगी इसकी, और ये हमारा ऑप्शन सी सही होगा। ठीक, इसमें आपको सूत्र याद रखना होता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ लगा, और उस पे हम सेट करके अपना जो पूछा है उसको निकाल लिए आगे। चलिए, सरल करना है इसको, आसान होते हैं क्वेश्चन, बस स्पीड अच्छी होनी चाहिए और वो प्रैक्टिस से बनेगी। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 9 चौको 36 और 7 43/9 गुणे 7 9 63 और 8 71/9 गुणे यहाँ 81 दिया है। ये प्लस है तो ये अलग होगा, लेकिन गुणे को आपस में हम काट लेंगे। तो 9 9 से 81 ऊपर वाला कट गया, बचा 43 और 71, और इधर प्लस 11/4। इनका गुणा करेंगे तो 30 53 आ रहा है, प्लस इसमें ये दशमलव में है तो इसको 4 से भाग दे दो 11 में, तो 2.75 आएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो 3055.75 आ रहा है। ऑप्शन सी सही है। ठीक ना, आगे निम्न से कौन द्विघात समीकरण है? पोज करिए, हल करने का प्रयास करिए, बीजगणित से है। ठीक है ना, अगर बीजगणित कमजोर हो तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ चीजें आप यहाँ से रट सकते हैं, अगर इस तरह के क्वेश्चन आए, नहीं आए कोई बात नहीं, हर चीज आना जरूरी नहीं होता है। आप किसी एक मैथ में और चीजें कर पा रहे हो, लेकिन बीजगणित ट्रिग्नोमेट्री इसके नहीं कर पा रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं होते, 2 से 3 हो जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री मैं कभी नहीं पढ़ता था, क्योंकि वो एक क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में, ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन आता था, उसके लिए मैं क्यों उसमें माथापच्ची करूं। लेकिन वो समय में और अपने टॉपिक को मजबूत, जैसे रीजनिंग में कोई गलत नहीं होगा, जीके बहुत अच्छा कर लूंगा, तो एक दो क्वेश्चन ऐसे छूट भी जाएं तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसको पोज करिए, हल करिए, फिर आगे आइए। देखिए, द्विघात समीकरण इसमें बताना है, तो द्विघात समीकरण जिसको इस रूप में लिखा जा सके, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्याएं होंगी और ए कभी भी 0 नहीं होगा। ये ठीक ना, और इसमें जो चर x की सबसे बड़ी घात 2 होती है, इसीलिए इसको द्विघात समीकरण कहते हैं। जो यहाँ x है ना, इसकी सबसे बड़ी घात 2 होती है, इसलिए द्विघात समीकरण। अब इनको अगर आपस में आप हल करेंगे, गुणा जो भाग करना है, इधर उधर करना है, उसको करेंगे तो आपका डी ऑप्शन जो है, केवल डी, यह सही बैठता है। सबको हल करके देखेगा, डी में जैसे यहाँ p कोष्टक में p स्क्वायर बटे प्लस 7 है, तो इनको आपस में तोड़ेंगे तो p की घात 3 हो जाएगी, प्लस 7p हो जाएगा, और उधर p2a उतार लीजिएगा, p स्क्वायर प्लस p का क्यूब माइनस 1, अरे 18। अब इनको इधर भेजेंगे सबको, तो चिन्ह बदल जाते हैं, तो पी क्यू था प्लस 7p माइनस पी स्क्वायर, माइनस इसको भी ला रहे हैं ना, पी क्यू प्लस 18 इधर बराबर 0। तो पी क्यू और पी, ये प्लस में है, ये माइनस में, पी की घात 3, तो ये आपस में कट गए, बचा क्या, माइनस पी स्क्वायर प्लस 7p प्लस 18 बराबर 0, यानी इस रूप में ये आ गया, तो यही द्विघात समीकरण है। और इसमें से कोई एक ही सही होने वाला था, क्योंकि केवल ए सी बी डी, तो ए डी हमारा सही हो गया, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बराबर, चलिए आगे। निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए, -2/5, फिर कोष्टक है, उसके बाद 2 है, जहाँ कोष्टक होता है वहां गुणा होता है, फिर यहाँ गुणे -4/5, फिर कोष्टक बंद 4। इसको हल करेंगे, पोंछ करके हल करके आइए। देखिए,
गुणा कर लीजिए ना भैया। देखो -2 गुणे 2 था ये जो पीछे है, फिर गुणे -4 है, फिर ये 4 है, ये आपस में गुणा हो गए सब, और नीचे 5 5 है, ठीक। माइनस और माइनस आपस में कट के प्लस हो जाते हैं, और इनको गुणा करोगे 2 दूनी 4, 4 चौके 16, चौके 64, और 5 25, ये हो जाएगा 64/25, बराबर। आगे निकटतम मान लाना है लगभग, और यहाँ ऑप्शन में भी एकदम निकटतम कोई संख्या दी नहीं है, तो इसको फटाफट एक मान लेंगे। जैसे 12.9 है, यानी इसको 13 मान लेंगे, ये भी 9 है, 1400 है तो इसको 14 ही मानो। ऐसे करके इसको सेट करिए। पहले देखिए, इधर आ जाइए, इसको 13 मान लिया, माइनस इसको 4 मान लिया, प्लस इसको 14 मान लिया, गुणे इसको 4 मान लिया, प्लस इसको 27 मान लिया, भागे इसको 3 मान लिया, क्योंकि 3 के बाद 0 0, ये 35 है तो 36 मान लिया, और ये 5 दशमलव के बाद 9 है तो इसको 6 मान लिया। अब इसको खट से हल कर दीजिए। पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, जोड़ वालों को आपस में जोड़ लिए, माइनस वालों को आपस में, फिर घटा दीजिए दोनों को। यहाँ 13 -4 प्लस ये 14 चौको 56 हो जाएगा। यहाँ भाग दोगे तो 9 आ जाएगा, यहाँ भी भाग दोगे 6 आ जाएगा। प्लस प्लस को सबको जोड़ लीजिए, 84, और -4 है केवल, तो उसको घटाएंगे 80, और ऑप्शन डी सही होगा। आगे चलिए, यदि 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0 है, तो 16x² 1/4x² का मान बताइए। बीजगणित का है क्वेश्चन, आता है तो ठीक है, खोज करिए, हल करिए, फिर आगे आइए। यहाँ फार्मूला जो हमारा रहता है कोष्टक में a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको अप्लाई यहाँ किया जाता है, ठीक है ना। पूर्ण वर्ग त्रिपद हैं ये, द्विघात समीकरण से जुड़े हुए हैं। अब इसमें आपको तोड़ना है, सेट करना है, तो इसको 16x² को 4x दोनों का स्क्वायर कर सकते हैं ना। अरे भाई, 4 का स्क्वायर 16 और x का स्क्वायर है ही, तो ये 4x का होल स्क्वायर कर सकते हैं दोनों का। फिर माइनस इसको 2 गुणे 4x गुणे 1 लिखेंगे तब भी इतना ही होगा, 8x, ये भी वही हुआ 16x²। फिर एक को अगर 2 से भाग, अरे 2 उसका स्क्वायर कर दे एक का, तब भी एक ही होगा। यानी इसको इस रूप में भी हम लिख के सकते हैं, इस फार्मूले के जो फॉर्मेट होता है उसमें। अब यहाँ देखिए, हमें मिल गया ना ए और बी क्या है, तो 4x वाला ए हो गया, और एक जो है वो बी हो गया। हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला मिल गया, और इसके बराबर 0 होता है। अब इसको आप माइनस को उधर भेज देंगे, ठीक है, तो हल करेंगे तो x बराबर 1/4 आएगा। एक उधर भेजे हैं इसको, और x को इधर रख के 4 को उधर भेज देंगे। जब 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 होता है, तो वहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 4x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1 को उधर भेजा प्लस में हो गया, और 4 को भेजा ये गुणा है तो उधर भाग हो गया, 1/4 ये आ जाता है। यानी x का मान निकल गया, तो अब इसमें 16x² प्लस 1/4x² में रख कर 1/4 रख दीजिए, और हल करेंगे तो आपका मान निकल जाएगा। देखिए 16x² है, यानी 16 गुणे 1/4 का स्क्वायर बराबर फिर प्लस 1/4, फिर गुणे 1/4 का स्क्वायर, ऐसा ही है ना, 1/4 रख रहे हैं x की जगह पर। अब ये देखिए 16 गुणे 1/16 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 4 का 16, तो 16 कोष्टक में 1/16, फिर प्लस 1 बटे फिर 4, वो तो है ही, और x का ये स्क्वायर है, 1 का 1 ही रहेगा,
और 4 का 16 हो जाएगा तो 4 1/16 हो जाएगा ये। ठीक, तो यहाँ 16 और 16 आपस में कट के 1 बचेगा और यहाँ पर 4 से ये 16 काटेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी 1/4 होगा और ये ऊपर चला जाता है। जब 1/4 नीचे है, 1 के नीचे जब ऊपर चले जाएगा तो 1 + 4 होगा और दोनों को जोड़ेंगे तो 5। ऑप्शन सी सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सरल करें, इसको सरल करें। बीजगणित का क्वेश्चन है, आपस में इनको गुणा करना होता है क्योंकि ये कोष्टक में है, कोष्टक के बाहर कुछ नहीं तो गुणा होता है। जैसे 3 है ना, 3 का गुणा x² -2x + 3 इसमें करेंगे। ठीक, आता है, बहुत बढ़िया है। नहीं तो देखिए कैसे हल हो रहा है, ये आसान होता है। जैसे x² + 5x - 12, अब -3 का गुणा x² में होगा तो -3x² हो जाएगा। फिर -3 का गुणा हर पद में होता है, 2x में होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, +6x हो जाएगा। अब यहाँ -3 है, यहाँ +9 है, गुणा होगा तो माइनस होगा, 9 त्रिक 27, -27। अब इसमें जो कटने वाला घटाने वाला जो जाती हैं वो आपस में घट जुड़ जाएंगे। जैसे x² और यहाँ -3x² है तो ये माइनस हो जाएगा तो -2x² बचेगा। अब यहाँ +5x है, यहाँ +6x है तो ये भी आपस में जुड़ जाएंगे, 11x हो जाएगा। अब यहाँ -12 है, यहाँ -27 है तो -39 हो जाएगा, दोनों आपस में जुड़ जाएगा। और यहाँ देखिए ये सी में ऑप्शन में दिया हुआ है, हमारा सी सही होगा। आगे, एक घनाकार कमरे की लंबाई इतना, चौड़ाई इतना, इतना इतना दिया रहे हैं। छत को पेंट करने की लागत बताइए, जबकि 40 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पैसा लगेगा। घनाभ का क्षेत्रफल निकालना आना चाहिए। ठीक है ना, खोज करिए, हल करिए, फिर आगे आइए। देखिए, घनाभ का क्षेत्रफल का अर्थ होता है उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से होता है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वही घनाभ का क्षेत्रफल होता है। इसका सूत्र होता है, याद रखिएगा, 2 कोष्टक में LB + BH + HL, इसमें L लंबाई, B चौड़ाई और H जो है वो ऊंचाई होती है। ये सूत्र है, इसमें ही हम इस मान को रखेंगे तो हमें निकल जाएगा। देखिए बहुत मस्त, मुझे तो बहुत मस्त लगता है ऐसा क्वेश्चन, बस सूत्र याद रहना चाहिए। ठीक ना, अब हमें LB और BH IL की जरूरत पड़ने वाली है। L और B यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, L और B लिखा है मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई इसका होता है। कुछ नहीं होता तो यहाँ गुणा होता है बीच में। ठीक है ना, तो लंबाई कितना है 15, चौड़ाई कितना है 17, तो आपस में गुणा करेंगे 255। इसी तरह ये चौड़ाई और हाइट में, ऊंचाई में गुणा होगा, यानी 17 और 21 में होगा तो 357। इसी प्रकार एच और एल में होगा, यानी हाइट और लंबाई में होगा 315। अब इसे में रख दीजिए, 2 बाहर होता है और कोष्टक में LB BH और HL का मान रख के इनको जोड़िए 2। अब ये कोष्टक हटाए तो गुणा लग गया 927 इनको जोड़ने पर। अब टोटल इसका जो क्षेत्रफल आया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1854 वर्ग मीटर आया। ये दोनों को आपस में गुणा करने, लेकिन इसमें फर्श भी आ गया मेरे दोस्तों, यहाँ ये बात समझना बहुत जरूरी है। इसमें फर्श भी आ गया, फर्श को तो पेंट करेगा नहीं, ये कॉमन सेंस है। तो फर्श का जो क्षेत्रफल होगा उसको निकाल देंगे। अब फर्श नीचे का केवल है, उसको आयत मानिए, तो फर्श का क्षेत्रफल घटा देंगे तो क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई आपस में कर देंगे, यानी ये 255 हम निकाले ही थे तो 1854 में 255 निकाल देंगे तो अब कुल हमें जो आया, जो पैसा लगेगा 1599 वर्ग मीटर पर। ठीक, तो
लागत कितनी हो जाएगी 1599 और 40 एक वर्ग मीटर में लग रहा है, तो इसको गुणा करेंगे तो 63,960 रुपये आएगा और ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ठीक, आगे चलिए, अनुपात समानुपात से क्वेश्चन है, बहुत सरल होते हैं, बहुत मस्त क्वेश्चन होते हैं, ऐसे खोज करिए, हल करिए, फिर आगे आइए। देखो, अनुपात जो समानुपात होता है, इसमें जो संबंध होता है, दोनों बाह्य पद का गुणनफल दोनों आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर होता है। यानी अगर आप इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी लिखेंगे छोटा में, तो इसका होता है ए गुणे डी बराबर होता है बी गुणे सी के। ठीक, और इसी पर हम मान रख लेंगे, दोनों बाह्य पद आपस में गुणा 18 गुणे x, ये बराबर होगा 30 गुणे 30 के, तो x का मान निकालने पर 30 गुणे 30 और यह गुणा है 18, तो उधर जाएगा भाग हो जाएगा, इनको आपस में काटने आना चाहिए आपको। 3 से काटेंगे 9, ये 3 से काटने पर 10 हो जाएगा, फिर 9 को भी 3 से काट देंगे और इधर 3 से काटेंगे 15, या 2 से काटा है, काट लीजिएगा, बहुत आसान है। तो यहाँ बचेगा 10 और 5 यानी 50, हमारा x का मान आ गया 50, जहाँ x है वहाँ आएगा 50, यानी ऑप्शन। बहुत बहुत मस्त क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने। आपको मैथ नहीं आता कोई बात नहीं, ऐसा जहाँ दे दे 3 पद 1 पद गायब हो तो बाहर बाहर वालों को आपस में गुणा करके हल करना होता है, केवल सरलीकरण, और मस्त आपका एक क्वेश्चन पक्का हो जाता है। ठीक, आगे, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 3 वर्ष में इतना और 6 वर्ष में इतना हो जाती है, जबकि ब्याज गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर धनराशि बताइए। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर लगी है, एक राशि है, कोई धनराशि है जो 3 वर्ष में इतना हो रही है 13,380 रुपये और 6 वर्ष में इतना हो जा रही है, तो धनराशि बताना है। ठीक, पूछ करिए, हल करिए, फिर आगे आएगा। चक्रवृद्धि ब्याज से बना क्वेश्चन है। देखो, 2 तरीके हैं इसके, एक तो जब ऐसा क्वेश्चन हो तो 3 वर्ष बाद कितनी राशि हुई 13,380, 6 वर्ष में वो राशि हो गई इतना, दोनों का अनुपात निकालेंगे तो आएगा 3:2 यानी 1.5 का। ठीक, 1.5 का अनुपात आता है, इसका गुणा कर देंगे अगर आप, नहीं एक सेकेंड, अच्छा ये तरीका देखिए, पहले 3 वर्ष बाद, ये बहुत आसान होता है, 3 वर्ष बाद की राशि में 3/2, हाँ एक ही तरीका है भैया, ये जैसे 3 वर्ष की बाद की राशि में 3/2 या 1:5 से भाग देंगे तो मूल राशि हमें मिल जाएगी, कितनी होगी, समझ गए ना। देखो, पहले दोनों के अनुपात निकालिए, जो अनुपात आता है उसका भाग दे दीजिए, जो पहली राशि 3 वर्ष की है, तो 13,380 में 2/3 का भाग दे देंगे, या 1/5 से इसको भाग कर देंगे तो आएगा 8920, 8,920 रुपया। भाग कर देख लीजिए और ऑप्शन सी सही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन अगर कहीं आ जाए तो आपको इसी तरह से हल करना है, दोनों का अनुपात निकालिए, 3 वर्ष का राशि में उससे भाग दे दीजिए और जो आएगा वही मूल राशि निकल जाएगी। ठीक, आगे, अच्छा, इस तरह क्वेश्चन बहुत रेलवे को पसंद है। 8 पुरुष 12 महिलाएं किसी दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं, 6 पुरुष 8 महिलाएं उसी को 14 दिन में, यानी काम तो भाई वही हो रहा है ना सेम, तो दोनों को बराबर कर देंगे। ठीक है ना, खोज करिए, हल करिए, फिर आगे आइए। देखिए, 8 मेल प्लस 12 वुमेन
मिल के 10 दिन काम करेंगे, उतना ही काम करेंगे जो 6 मेल और 8 वुमेन मिल के 14 दिन में करेंगे। ये दोनों को बराबर करिए। अब 10 का गुणा इसमें होगा 80m प्लस 12 डब्लू था तो 120 डब्लू हो जाएगा। इसी तरह ये 14 से गुणा होगा 84m और यहाँ 14 से होगा तो 112 डब्लू हो जाएगा। अब अक्षांतर पक्षांतर करके इसको इधर इसको उधर भेज कर हल कर लेंगे तो आपको, जैसे मैं 84m इधर है ना, तो 80 को उधर भेज देते हैं तो उधर माइनस में हो जाएगा तो 4m बचेगा। और अब इसको उधर भेजे हैं तो इसको इधर भेजेंगे तो 120 में से 112 हटेगा तो 8 डब्लू बचेगा। तो एम डब्लू का जो संबंध या अनुपात होगा 8/4 का, और उसको हल करेंगे तो 2/1 का संबंध होगा। मतलब एक पुरुष महिला से दुगुना काम करता है, यहाँ से ये पता चला। अब किसी एक समीकरण में अगर इसको बैठा देंगे तो एक पुरुष का वर्क वो कितना दिन में काम करेगा, एक महिला कितने दिन में काम करेगी, वो निकल जाएगा। ठीक है ना। जैसे यहाँ एक महिला को अकेले इसे बनाने में कितना समय लगेगा, तो ये जो इक्वेशन है इसमें बस महिला बना दीजिए। जो पुरुष थे ना उनको महिला में कन्वर्ट आप कर सकते हैं ना आप। मेरे भैया अब 8 पुरुष, एक पुरुष डबल है, ठीक है। तो एक, अब इसको महिला में बनाना है तो इसको 8 दूनी, अरे 8 पुरुष जो काम कर रहे हैं वही काम 16 महिलाओं को करना होगा ना, क्योंकि ये डबल महिलाओं का कर रहे हैं। तो 8 दूनी ऐसे 16 अगर कर दीजिए तो ये महिलाएं हो गई, और 12 महिलाएं और तो हैं ही, तो 16 प्लस 12 महिलाएं 10 दिन में जो काम करती हैं उससे इसको 16 और 12 को जोड़ेंगे 28 और गुणे 10 करेंगे 280 आएगा। और यही वो दिन होगा जो एक महिला अकेले इस काम को करेगी 280 दिन। डी ऑप्शन सही होगा। और इस तरह के क्वेश्चन आप ऐसे ही हल करिएगा, ठीक है ना। आगे चलिए, इसको पी और क्यों के फॉर्म में लिखना है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। पोज करिए, हल करिए, फिर आगे आइएगा। ये सब ऐसे तरीके हैं जिसको मैथ नहीं आती वो भी सीख ले, ऐसे ही आएगा क्वेश्चन। इसका देखो सीधा सा बार होता है ऊपर जिसके, वो संख्या रिपीट हो रही होती है 0.2। अब 2 के ऊपर नहीं है और 7 के ऊपर है, यानी 7 बार बार रिपीट हो रहा होगा, इसका मतलब ये होता है। अब ऐसा जहां भी आए, ये एक संख्या पे नहीं है दूसरे पे है, तो आप उस संख्या को पूरा लिखिए, फिर जिस संख्या पे बार नहीं है उसको उससे घटाइए, और नीचे क्या करेंगे, जितने पे बार है उतना 9, जितने पे नहीं है उतना 0। तो यहाँ 90 हो गया। अब 27 में से 2 चला जाएगा तो यहाँ 25/90 काटेंगे 5/18। ये हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन मैथ नहीं आता तब भी इसको रट लीजिए ना भाई। ऐसा आ जाए तो जो पूरी संख्या है उसको लिख लीजिए, उसमें से जो बार जिस पे बार नहीं है वो घटा लेना है, 25 हो गया। और इधर जितने पे बार होता है उतना 9 होता है, जितने पे बार नहीं है उतना 0 हो जाएगा। तो इसको काट लेंगे 5/18। बहुत आसानी से एक नंबर आप चुरा सकते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 28वां, चलिए इसको सरल करना है। पोज करिए, फिर आइएगा अगली स्लाइड पे। यहाँ पर ये कंसेप्ट लगा है बीजगणित का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और इसको आप ऐसे लिखते हैं ए प्लस बी गुणे ए माइनस बी, कोष्टक में ए प्लस बी ए माइनस बी ऐसा लिखते हैं, और यही चीज यहाँ लिखी गई है। यहाँ से हम निकालेंगे कैसे, देखो ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर माइनस है बीच में, क्योंकि 423 का 423 में गुणा, यानी ए हो गया, ए का स्क्वायर ए हो गया, और इसको बी माने तो ये बी का स्क्वायर हो गया। तो इसको विस्तृत फॉर्म इस रूप में लिख लीजिए, यानी 423 प्लस
325, एक प्लस होता है एक माइनस, 423 माइनस 325, और नीचे 423 माइनस 325 दिया है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, बच जाएगा ये, इन दोनों को जोड़ेंगे 748। बहुत आसानी से आप एक नंबर चुरा सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक, आगे पाई का मान इतना दे दिया है कि प्रयोग करते हुए अर्धवृत्त का परिमाप बताना है, जिसमें व्यास की लंबाई वो दे दिया है 21 सेंटीमीटर। पूछ करके हल करिए, फिर आगे आइए। देखिए व्यास का मतलब व्यास ये दिया ही है 21 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या 10.5 हो जाएगी, या 21/2, यानी व्यास का आधा होता है त्रिज्या, बराबर। अब परिमाप का सूत्र क्या होता है, r कोष्टक में पाई प्लस 2, यहाँ पाई का मान दिया है, r क्या होती है, त्रिज्या होती है, त्रिज्या भी हमें मिल गई, पाई का मान मिल गया, तो इस पे रख दीजिए अब फट से। यहाँ त्रिज्या क्या है 21/2 या 10.5 लिखता, मैम ये भी बट्टे में है तो इसको बट्टे में लिख देता हूँ, थोड़ा आसानी होगी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ 21/2, यहाँ कोष्टक कटेगा तो गुणन लग जाएगा, और इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 7 लघुत्तम समापवर्त है, एक बार तो 22, यहाँ 7 बार जाएगा तो 7 दूनी 14, 22 प्लस 14 होगा, यहाँ 21/2 गुणे यहाँ 22 और 14 जुड़ जाएगा 36/7, 7 से काटेंगे ये 3 हो जाएगा, ये 2 से काटेंगे तो ये 18 हो जाएगा। अब 18 तिया 54 सेंटीमीटर इसका परिमाप होगा, ऑप्शन सी सही है, बराबर। इसमें सूत्र पता होना चाहिए परिमाप का, तो आप उसको सेट करेंगे और खट से आंसर निकल जाएगा। 30वां फिर से आ गया ना, 6 पुरुष 8 महिलाएं, ऐसा क्वेश्चन बनते हैं, 8 पुरुष 12 महिलाएं, ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो आपको एक का मान निकल जाएगा। इसमें देखो इस बार क्या पूछा, अकेले एक आदमी अकेले, यानी पुरुष कितना दिन में करेगा, वहां महिला था अभी पिछले क्वेश्चन में, इनको बराबर कर लिए। 6 मेल प्लस 8 वुमेन 14 दिन, और 8 मेल प्लस 12 वुमेन 10 दिन, ये दोनों काम बराबर होंगे, तो यहाँ गुणा करो 14 से इन दोनों में, यहाँ 10 से तो 80m प्लस 112W, यहाँ 10 से करेंगे तो 80m प्लस 120W, 80 छोटा है इसको इधर बढ़ा दीजिए, 84 में से 80m घट जाएगा तो 4m, इसको उधर भेज दीजिए, 120 में से पारा जाएगा 8m, यानी MW का अनुपात 8:4 यानी 2:1 हो गया। इसका मतलब है एक पुरुष 2 महिलाओं के बराबर काम करता है, यानी 2 महिला मिलके एक पुरुष के इतना काम करती हैं। अब इसमें एक में कोई में सेट कर दीजिए, पुरुष पूछा है ना तो महिला को पुरुष बना दीजिए, यहाँ 8 महिला है, इसको पुरुष में बदलेंगे तो 4 ही पुरुष होंगे ना, क्योंकि 2 महिलाएं एक पुरुष के इतना काम करती हैं, तो यहाँ 4 हो जाएगा, तो ये 6 तो पुरुष है ही, 4 और यानी 10 पुरुष 14 दिन में काम करते हैं, 140 यूनिट होगा। और यही अगर एक पुरुष का पूछा जाए तो उसको 140 दिन लग जाएंगे एक काम को करने में, ऑप्शन ये सही होगा। आगे 12 एक समान वस्तुओं को कुल 420 रुपए में बेचा, 7 वस्तुओं का क्रय मूल्य के बराबर हानि हो गई, उसको एक वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। पोच करिए, हल करिए, लाभ हानि से बना क्वेश्चन है, 2 तरीके इसको होते हैं। माना एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12x होगा, हानि उसको कितनी है, 7 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब 7x। अब विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस हानि, जितने में खरीदे वो हानि घटा देंगे तो ये विक्रय मूल्य होता है, तो ये 420, 12 क्रय मूल्य 12x है, हानि है 7x, तो यहाँ 7 में से 12 में से 7 जाएगा 5x बराबर 420। अब बराबर के इधर की संख्या को इधर लिख सकते हैं, इधर की इधर, ठीक है ना, लेकिन एक संख्या को अगर कहीं उधर ले जाते हैं तब चिन्ह बदलते हैं। ये बराबर 420 बराबर 5x बराबर 420 कहूँ या 420x बराबर 5x कहूँ, बात सेम है। x को इधर लाया क्योंकि उधर भगाने में मुझे अच्छा लगे, है ना, 5x बराबर 420, तो x बराबर 420/5। अब ये गुणा वाला चीज उधर जा रहा है तो भाग हो जाएगा 420/5,
भाग देंगे 84 आ जाएगा। और यही x का मान हम जो माने थे, एक वस्तु का क्रय मूल्य जो पूछ रहा है, ऑप्शन ए सही होगा। इसको इस कॉमन सेंस से हल कर सकते हैं। कुल 12 वस्तुएं हैं, 7 के क्रय मूल्य के इतना हानि हुई है, तो 5 के क्रय मूल्य के बराबर ही बिक्री हुई होगी। भैया सीधा है ना, बिक्री 5 वस्तुओं के क्रय के मूल्य के बराबर ही हुई है ना। तब 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 420 है, एक का क्रय मूल्य मतलब 420 भागे 5 84। इस तरह से भी हल कर सकते। चलिए आगे सरल करिए, वही कंसेप्ट है बीज गणित का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, बराबर। पोच करके हल करके फिर आइए। देखिए पहले देख लीजिए, 4.32 4.32 माइनस 2.64 करेंगे तो 1.68 आ रहा है, यानी बराबर है। ये वही कंसेप्ट लगा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, एक कोष्टक में, दूसरे में ए माइनस बी। और इसी फॉर्म में इसको हम लिख लेंगे। तो पहले ए बी जोड़ेंगे, फिर ए और बी घटाएंगे, तो यहाँ 4.32 प्लस 2.64 जुड़ गया, फिर 4.32 माइनस 2.64 आपस में घट गया, तो यहाँ 6.9, इनको जोड़ोगे इन दोनों को तो 6.96 गुड़े 4.32 में ये घटाओगे तो 1.68 आ जाएगा। नीचे भी 1.68 है, इन दोनों को आपस में काट देंगे, 6.96 बचेगा। यही हमारा सही आंसर होगा डी, 6.96 बराबर। आगे देखो, माध्य माध्यिका बहुलक, इससे बना क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही मूलानुपात है। इन लोगों में जो एक अनुपात होता है वो सही वाला, जो मूल अनुपात सही है वो बताना है। ए वाला, बी वाला, सी डी कौन सा है वो आपको बताना है। पोच करिए, हल करिए, फिर अगले स्लाइड में आइए। देखो माध्य क्या होता है, सभी डेटा मानों का औसत। माध्यिका क्या होती है, डेटा सेट को क्रमबद्ध करने के पर ठीक बीच वाला मान। और बहुलक क्या होता है, जो डेटा सेट में अधिक बार आए। कॉमन चीज है, पता है। इनका संबंध जो होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये इसका मूल सूत्र है। और इसी को अगर आप हल करेंगे तो आपको मिलेगा, जैसे बहुलक को इधर ही रखता हूं, लेकिन 2 माध्य इधर है तो एक माध्य को मैं इधर ला दूं तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ हो गया बहुलक माइनस माध्य, ठीक। और 3 को अगर मैं इधर भेज दूं तो भागे में 3 हो जाएगा, और यहाँ बचा क्या, माध्यिका और एक माध्य माइनस माध्य। देखो इसी रूप में ये सेट है ना, यही इसका कह सकते हैं हम, ये वाला सही है, बराबर। आगे हानि लाभ से बना क्वेश्चन, जब किसी टीवी का विक्रय मूल्य इतना होता है तो दुकानदार को 15% की हानि होती है। 15% लाभ पाने के लिए उसका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन बनते हैं। आप देख लीजिए कैसे हल हो रहा है, वही चीज ऐसे क्वेश्चन बने तो अप्लाई करके अगर गुणा गणित तेज कर लेते हैं प्रैक्टिस करके तो आप से करके निकल आएंगे, ठीक। अब विक्रय मूल्य इतना है, 15% की हानि हो रही है, यानी ये 85% के ही बराबर है ना। अगर मान लो एक्स क्रय मूल्य है तो एक्स का 85% ही इतना होगा, तो एक्स का मान अब यहाँ से निकल जाएगा। इनको आपस में काटेंगे, एक्स गुड़े 17/20 बराबर 18,700। अब एक्स बराबर, ये दोनों उधर जाके पलट जाएंगे, 20 ऊपर 17 नीचे, और इनको आपस में काटेंगे तो 22,000 आ गया, यानी क्रय मूल्य मिल गया। अब कह रहा है 15% लाभ पाने के लिए, अरे इस पे ही 15%, यानी इसका 115 निकाल दो, वही होगा विक्रय मूल्य। तो 22,000 का 115%, 115, 15 लाभ चाहिए
तो इसका विक्रय मूल्य इनको आपस में काट देंगे, 2 जीरो जो इनका 115 का 220 में गुणा करेंगे तो 25,300 रुपये आएगा और यही हमारा ऑप्शन ए में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। ठीक, लाभ हानि पे, प्रतिशत पे, इन सब पे रिकैप वीडियो आएंगी। तो रिकैप प्रोग्राम से नहीं जुड़े हैं तो उसको आप जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ पॉलिटिक क्वेश्चन अभी हुए हैं और क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं या और विषयों के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उसमें वीडियो आएंगे। दिए गए समीकरण को सही करने के लिए 2 नंबरों को आपस में बदलना है, वो कौन से नंबर आपस में बदले जाएंगे। ठीक, पूछ करिए, हल करिए, फिर आगे आइएगा। रीजनिंग का क्वेश्चन है, सरलीकरण से ही। अब यहाँ देखिए, ये 44 है यानी पूर्ण संख्या है, तो इसका मतलब है कि भाग विभाजित होनी चाहिए। अगर भाग नहीं विभाजित होगी तो ये पूर्ण संख्या कभी आएगी ही नहीं, दशमलव में आ जाएगा ना भैया, सीधी सी बात है। तो एक तो यहाँ जो भाग के आसपास रहेंगे वो आपस में कटने वाले हों, यानी पीछे वाले से भाग उसमें जाता हो। तो जहाँ भी अगर यही कंसेप्ट आपको पता चल जाए तो आप आसानी से इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे? देखिए, कह रहा है 11 और 13 को, ठीक है इसको तो बदल सकते हैं, लेकिन बी देखिए 11 और 7 को, अरे भैया 7 यहाँ लाकर अगर यहाँ 11 ला दोगे तो 14 में भाग जाएगा नहीं, ये कट गया। फिर देखिए 14 और 13 को, अरे भाई यहाँ अगर 13 ला दिए 14 की जगह, 7 से भाग जाएगा नहीं, कटेगा नहीं, ये भी कट गया। अब देखिए 14 और 11 को, अरे भैया यहाँ 11 भी अगर ला दोगे 7 से भाग जाएगा नहीं, तो ये विभाजित नहीं होगा, तीनों केवल इस कंसेप्ट से कट गया कि 44 एक पूर्ण संख्या है। आपको बचा केवल ए और यही आपका सही होगा। इसमें बदल के आप हल कर सकते हैं, 44 इधर 44 इधर भी आएगा, बराबर। आगे नहीं तो देख लीजिए थोड़ा सा, देखिए 13 और 11 आपस में बदल जाएंगे तो 11 की जगह 13, फिर 13 की जगह 11, बाकी सब वैसे उतर जाएगा, 3 माइनस 14 भागे 7 बराबर 44। 13 और ये 33 हो जाएगा, 11 3 से गुणा, माइनस भाग कर दीजिए, इसमें 2 बार जाएगी, इधर 44 है ही, तो 46 माइनस 2, इधर भी 44 इधर भी 44 बराबर आएगी। ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति अगर आती है आपको तो बहुत अच्छा, नहीं आती है तो दूर से ही नमस्कार कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आएगा उस पे इतनी एनर्जी लगाने से अच्छा है मैं तो इस पे कभी एनर्जी नहीं लगाया। जिसको आता है बहुत अच्छा है, उसका एक क्वेश्चन 100% सही हो जाएगा, लेकिन जिसको नहीं आता अब इस पे माथा पच्ची मत करना, आराम से और जो टॉपिक हैं उनको मजबूत करिए। गणित में बहुत सारे टॉपिक हैं जो आसानी से कॉमन सेंस से हल होते हैं, कुछ तरीके पकड़ लेने से वैसे क्वेश्चन हल हो जाते हैं, उस पे मेहनत करिए, इसमें ज़्यादा समय नहीं बताएगा। जिसको आता है बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, एक क्वेश्चन उसके सही हो जाएंगे। इसको आता है तो पूछ करिए, हल करिए, नहीं तो आगे बढ़िए। देखिए यहाँ कर रहे हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प दिए गए समीकरण का दाएं पक्ष RHS होगा। इधर होता है LHS, इधर होता है RHS। 1/1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए को अगर हम हल करें तो इस तरफ RHS क्या आएगा, ABCD कौन सा आएगा ये बताना है। चलिए हल करके देखते हैं। अंडर रूट पूरे पे है तो पहले हम इनको, एक संख्या ऐसी, इसको नीचे वाले को पकड़िए, इसमें जो चिन्ह है इससे ही गुणा करना है हमें, ऊपर और नीचे दोनों, लेकिन चिन्ह बदल के 1 माइनस साइन ए ऊपर भी अगर किए तो नीचे भी उसको करना है 1 प्लस साइन ए।
इन दोनों को आपस में जब गुणा करेंगे तो अंडर रूट ऑफ ए कायम रहेगा। इधर 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर कर सकते हैं बराबर, और यहाँ दोनों प्लस माइनस हैं तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप ले लेगा। ये वही सूत्र है ना, ए प्लस बी, एक कोष्टक में, दूसरे में ए माइनस बी, तो इसको हम ए स्क्वायर और बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ए का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, ऐसा लिख लेंगे बराबर। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर इसका जो स्क्वायर है वो हट जाएगा। यहाँ देखिए इसका स्क्वायर है, ये हट जाएगा, एक बचेगा, और यहाँ एक माइनस साइन स्क्वायर एक बचेगा, और इसका मान जो होता है 1 प्लस साइन ए स्क्वायर का, तो 1 प्लस साइन ए हो जाता है, करड़ी हटा दिए ना अब, ठीक है, स्क्वायर का एक हो जाए, करड़ी हट गई तो यहाँ स्क्वायर भी हट जाएगा, यहाँ कॉज 2a का भी, ये कॉज वाला जो COS कॉज का स्क्वायर भी हट जाएगा करड़ी के साथ, तो ये बच गया हमारा फाइनल इतना। अब इसमें इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं, एक देखो दोनों में कोज बटा है तो 1 बटा कोज ए लिख सकते हैं, और प्लस का चिन्ह है, फिर साइन ए का कोज लिख सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि 1 बटा कोज ए का मान होता है सेक ए, और साइन ए बटे कोज ए का मान होता है टेन ए। यही दिया है हमें, उस तरफ का मान यही आ रहा है, और ये ऑप्शन ए में सही है, सेक ए प्लस टेन ए आ रहा है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। मजे की मानता पर चीज जिसको आता है उसके लिए बहुत आसान है, नहीं आता है ठीक है, हाथ जोड़ लीजिएगा। और क्वेश्चन जो हैं और टाइप के जो मैथ में क्वेश्चन बनते हैं उन पे मेहनत करिए। 1500 व्यक्ति क्या है, एक शनिवार को प्रदर्शनी देखने गए और रविवार को, अब देखो प्रतिशत से इतना मस्त क्वेश्चन बन रहा है, तो इसको हल करना सीख जाइए ना। कह रहा है प्रदर्शनी जाने वाले लोगों में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई, 1500 थे, रविवार को 1680 थे, इतना आसान है, ये सब हल होना चाहिए। एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक आएगा और वो नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं है, और क्वेश्चन होने चाहिए। कितना अधिक है भैया, 1680 फाइनल, बाद में गए रविवार, और ये 1500 थे, तो कितना अधिक, इनको घटाएंगे तो निकल जाएगा 180। 180 बढ़े हैं कितने पे, वो नीचे होगा 1500 पे, ठीक है ना। और गुणे 100 कर दो तो प्रतिशत में निकल जाएगा 180, 2 जीरो काट देंगे, इधर 15 से काटेंगे 180 को तो 12 आएगा, यानी 12% वृद्धि हुई है, ऑप्शन सी सही होगा। ऐसे क्वेश्चन नहीं गलत होने चाहिए, जिसको मैथ नहीं आता उसको भी इतना हल करने आना चाहिए। मेहनत करिए, हर चीज का समाधान है, कितनों बड़ी से बड़ी समस्या है, अगर आप समाधान खोजने जाएंगे तो हर चीज का समाधान है। इस पे भी प्रतिशत को बेसिक जो कंसेप्ट होता है उसका मैं एक रिकैप वीडियो ला दूंगा, हमारे रिकैप प्रोग्राम जो चल रहा है, ठीक है ना। चलिए, एक चतुर्भुज है ABCD और उसके कोणों के बीच का अनुपात इतना दिया हुआ है, तो ये कैसा चतुर्भुज होगा वो बताइए, बताइए। देखें, इसको हल करने बैठेंगे अगर, देखो ये अनुपात दिया है, अगर कॉमन संख्या कोई x मान लें तो ये हो जाएगा 2x, ये 3x, ये 5x, 6x। चारों कोण को आपस में जोड़ते हैं तो 360, तो 16x बराबर 360, x का मान हमें 22.5 निकल गया। अब इसके आधार पर पहला कोण इतना, दूसरा कोण आएगा इतना, तीसरा कोण का मान इतना, चौथा कोण का मान इतना, या केवल समलंब ही हो सकता है, क्योंकि अब देखो वर्ग तो सभी बराबर 90 अंश का कोण होता है, पतंग में भी ये सेट नहीं बैठेगा, कोण दोनों चारों कोण असमान रूप से हैं, और समानांतर चतुर्भुज में भी ये नहीं हो सकता। इस तरह केवल ये समलंब में ही संभव है, ठीक है ना। और समलंब
किसे कहते हैं जिसमें कम से कम दो भुजाएं समानांतर होती हैं, वो समलंब हो गया, कोण चाहे कुछ भी हो, तो ये समलंब भी हो सकता है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। बराबर। आगे लासा बहुत मस्त क्वेश्चन बनते हैं ऐसे, ये सब जिसको मैथ नहीं आता उसको भी पढ़ना है। लासा इसको मैं एक शॉर्ट वीडियो में, रिकैप वाली वीडियो में पढ़ाऊंगा, लेकिन आप यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 84 दिया है, ये दोनों संख्याओं का अनुपात 2:3 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अनुपात 2:3 है, तो मान लेते हैं वो संख्या 2x और 3x है। बराबर। तो इनका अगर आप लसा निकालोगे तो ऐसे ही भाग विधि से निकालते, पहले x मान लो तो बचेगा 2 और 3, फिर 2 मान लिए, एक हो गया, ये 3 उतर ही जाएगा, फिर 3 से किए, दोनों एक एक हो गए, तो यानी का गुणनखंड हो गया x गुणे 2 गुणे 3, यानी x का मान, तो इधर इसका लासा ये 84 दिया ही है, तो x बराबर कितना हो गया, 3 दूनी 6, उधर जाएगा भाग हो जाएगा, 84 भागे 6 यानी 14, x का मान 14 मिल गया। अब दोनों संख्याओं को x का मान रख दीजिए, तो 2 में x का मान रखेंगे 28, 3 में रखेंगे 42। अब कह रहा है इन संख्याओं का योग ज्ञात करिए, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 70। ऑप्शन बी सही है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बने वो गलत नहीं होने चाहिए। ठीक। 40वां, यदि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर समान राशि पर समान दर समान अवधि चक्रवृद्धि ब्याज, यानी वही राशि वही दर वही समय, 1000 रुपये साधारण ब्याज है तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा वो बताना है। ऐसे क्वेश्चन नहीं गलत होने चाहिए, देख लीजिए भाई, सीधी सी बात होती है। साधारण ब्याज दर जो साधारण ब्याज जो होता है वो हर वर्ष समान होता है, ठीक है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में जो ब्याज मिलता है उस पे भी ब्याज मिलता है। ठीक। तो पहले वर्ष में तो भाई दोनों समान होते हैं, दूसरे वर्ष में इसको 500 ही मिलेगा, लेकिन यहाँ 500 तो मिलेगा, लेकिन 500 का भी 8% मिलेगा, जो 8% ये दर है ना। अब 500 का 8% कितना होगा, तो 500 का 8% होता है 40, तो ये 540 हो गया। तो 2 वर्षों में इसको 1000 बराबर, और ये 2 वर्षों में 500 इधर और ये 540 इधर, 1040 हो जाएगा। ठीक। तो ये हो गया सी ऑप्शन सही। बराबर ना, बहुत सिंपल है। आगे, यदि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर, अच्छा इसको और तरीके से कर सकते हैं। देखो, जैसे साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक। तो यहाँ हमें साधारण ब्याज 100 मिला है, मान लेते हैं मूलधन x है, इसको मान रख के काटेंगे तो 1000 4x बटे 25। तो x का मान निकालने के लिए x का मान निकालेंगे, इसको हल करके काट पीट के, तो आ जाएगा 6250, यानी मूलधन हमें मिल गया। अब मूलधन मिल गया तो इसको, अब मूलधन का जो सूत्र होता है, जो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है, तो ए बराबर P कोष्टक में 1 प्लस R बटे 100 कोष्टक बंद घाते T, यानी यहाँ P जो होता है मूलधन होता है, 1 प्लस R दर होती है और T समय होता है। इस पे सेट करेंगे मूलधन को रख के, तो 1 प्लस 8 बटे 100, 8 दर है, 2 साल है, ये 6250 गुणे 27 बटे 25 गुणे 27 बटे 25, ये 2 बार होगा, तो इसको आपस में हल करेंगे तो 7290 आएगा। ये मिश्र धन होता है, ये जो होता है मिश्र धन। अब इसमें से मूलधन घटाएंगे तो 1140 आता है। ये दूसरे तरीके से भी आपको निकाल सकते हैं। ठीक, जो अच्छा लगे वो रखिए। 41वां, रीजनिंग का वो छोटा बड़ा वाला संबंध है, इसको मैं कितने क्वेश्चन आते हैं सबको हल करके दिखा दिया हूँ। सीधी लाइन पे सेट करिए, ए बड़ा है m से, ए को बड़ा बनाइए m से, m बराबर है के, बराबर का चिन्ह भी लगाइए और बराबर बनाइए। ए छोटा है u से, ए से बड़ा u बना दीजिए। अब u बड़ा है या बराबर है g के, तो u से थोड़ा सा छोटा और दोनों को मिलाने वाला बनाइएगा, तो इससे पता चलता है बड़ा है
या बराबर है। यू बड़ा रहेगा या तो बराबर रहेगा, इससे पता चल जाता है। मैं इसी तरह से करता हूँ। अब यू बड़ा है या बराबर है जी से, बड़ा है बराबर है जी से, फिर जी बड़ा है या बराबर है एल से, तो ये जी से थोड़ा सा छोटा एल बना के मिला दीजिए, जिससे पता चलता है जी बड़ा है या बराबर है एल से। एल बराबर है डी के। अब सेट हो गए। अब देखते रहिए, यू बड़ा है एम से, यू बड़ा है एम से। हाँ, देखिए ए बराबर है एम के, यू और ये बड़ा है यू, ये छोटा है यू से, तो यू से छोटा एम भी होगा। एकदम सही बैठ गया ये वाला। ए बराबर है जी के, ए बराबर है जी के, नहीं भैया, ए छोटा था यू से और यू से छोटा या बराबर ही है जी, तो ये नहीं सही होगा, बराबर नहीं होंगे। जी छोटा है डी से, जी छोटा है डी से, नहीं, बड़ा या बराबर है, ये भी नहीं सही होगा। ए बड़ा है यू से, ए बड़ा है यू से, अरे ये छोटा है यू से, गलत दिया है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन ये सही है। आगे चलिए, सिटिंग अरेंजमेंट, मुंह करके बैठे हैं वर्गाकार मेज पे, 7 बच्चे हैं, 3 कोने पे और 4 भुजाओं के बीच में। ये मस्त क्वेश्चन है, हल करिए, सेट करिए, फिर आगे आइएगा। देखिए, एक वर्ग बना लीजिए, एक भुजा को खाली छोड़ना है आपको, ठीक है ना, बाकी और जगह सब बैठेंगे। बैठाते हैं। यू मेज के किसी एक भुजा के मध्य में बैठा है। मैं यू को यहाँ भुजा के मध्य में यहाँ बैठा लेता हूँ, ठीक है ना। टी के मध्य में बैठा था, टी के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा था, टी के दाएं और दूसरा स्थान, तो टी को अगर मैं यहाँ बनाऊंगा तभी ना इसके दाएं और दूसरा स्थान होगा, बराबर। टी यहाँ बन गया, ये भी यूज हो गया। पी और यू के बीच एक खाली कुर्सी मौजूद थी। अच्छा, यू हमें मिल गया, यानी पी यहाँ होगा और ये बीच में खाली वाला भी हमें मिल गया और पी भी यहाँ मिल गया। आर और क्यू एक दूसरे के विकटता सामने है। विकटता सामने अब यही दो हो सकते हैं, तो आर यहाँ, अरे आर अभी यू दोनों में से कोई एक यहाँ बैठेगा, कोई ये। लेकिन अगला जब पढ़ेंगे, टी क्यू के बाएं और ठीक बगल में बैठा है, टी क्यू के बाएं, तो क्यू यहाँ बैठेगा, पी यहाँ आ गया, आर यहाँ आ गया, और तभी ना टी के दाएं और बगल में हो गया, बराबर। सब मिल गए, अब यस बचा है। यस वी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, वी के बाईं ओर, ये भी मिल गया। अब पूछ क्या रहा है, निम्न में कौन सा बच्चा मेज के एक कोने पर बैठा था। एक कोने पर कौन बैठे हैं, आर क्यों वी, और इसमें आर क्यों वी कोई दिया नहीं, वी केवल दिया है, तो बी वाला कोने बैठा ही है, यानी हमारा डी ऑप्शन सही होगा, बराबर। आगे चलिए, फिर से वर्गीकरण करना है, एक तरह से आपको छांटना है। लिखा है निम्नलिखित श्रृंखला में बाएं सिरे से 7वें और बाएं सिरे से 6वें अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं। बहुत आसान क्वेश्चन बनाया था। बाएं सिरे से देखिए, बाएं सिरा इधर होता है, ठीक। किसी सामपट पे, टेबल पे या पेपर पे, सामने किसी स्क्रीन पे, अगर आपका जो बायां हाथ होता है उधर से बायां और आपके जो दायां हाथ होता है उधर से दायां होता है, ठीक। तो इसको गिनिए, 7वें और बाएं सिरे से ही 6वें। देखो 1 2 3 4 5 6, 7वां ये हो गया आई और 6वां हो गया आर। इनके बीच कितना होगा,
तो अगर हम r में से i घटाएंगे 9 तो 9 आता है, लेकिन इसमें बीच में पूछा है तो इन दोनों को छोड़ना है, यानी एक और घटाना होगा तो 8 होगा। नहीं समझ में आए तो i और r के बीच लिख दीजिए, i के बाद गिन लीजिए JKLMNOP Q और r छोड़ेंगे तो बीच में ये केवल 8 ही आते हैं, वो 8 ए वाला ऑप्शन सही। आगे घरेलू बाजारों में बढ़ती कीमतों, ये कथन है, उसके ऊपर 2 तर्क दिए गए हैं, तो कौन सा तर्क सही बैठ रहा है वो पकड़ना होता है। पूछ करिए, हल करिए, फिर आगे आइए। घरेलू बाजारों में बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए सरकार ने अगले 4 सप्ताह के लिए गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा देना प्रस्तावित किया है। पहली चीज, गेहूं घरेलू बाजार में गेहूं कीमत बढ़ी है, या तो हम ज्यादा निर्यात कर रहे थे या तो फसल खराब हो गई होगी, तभी जाकर बाजार में ऐसी मांग बढ़ती है या जमाखोरी हो जाएगी। इसको देखते हुए सरकार ने 4 सप्ताह के लिए गेहूं का निर्यात बंद कर दिया, यानी बाजार में गेहूं की मात्रा बढ़ जाए जिससे कीमत घटे। अब देखिए तर्क। पहला तर्क है, देश के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ के कारण इस मौसम में गेहूं की फसल उत्पादन में तीव्र गिरावट आई है। हो सकता है ना, इसलिए ये सही होगा। गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध के परिणाम स्वरूप मौजूदा अनुबंधों में पूरा न होने पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारी जुर्माना, ऐसा कुछ नहीं बात हो सकती। इसमें केवल एक निष्कर्ष तर्क 1 सही है, तर्क 2 का समर्थन नहीं करता, जबकि तर्क 1 समर्थन करता है। ऑप्शन ए सही होगा। बराबर। आगे कैलेंडर से किसी किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हो सकता है आपके शिफ्ट में एक आए। कैलेंडर का रिकैप वीडियो लाएंगे रिकैप प्रोग्राम में, उसमें आपको समझा दिया जाएगा जो बेसिक है, जैसे क्वेश्चन ग्रुप डी में बनते हैं उतना। ठीक है ना। अभी हम सारे पीवाईक्यू कर ही रहे हैं, पीछे भी कैलेंडर के बहुत सारे क्वेश्चन बने 2-3, तो उसको हल किया हूँ, उसको भी देखेंगे तो आपका कैलेंडर जितना चाहिए उतना हो जाएगा। ये 10 अगस्त 2021 को मंगलवार, तो 18 सितंबर 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, तो दिन निकाल लीजिए, खोज करिए, हल करिए, फिर आगे आइए। देखिए अगस्त में कितना दिन अभी बचा है, ये 10 अगस्त हो गया। उसके बाद कितना दिन बचा, 21 दिन, 31 का होता है अगस्त, 21 दिन बचेगा, और इधर सितंबर में 18 दिन जा रहा है। जोड़ेंगे 39, 7 से भाग देंगे, विषम दिन निकल गया 4, तो मंगलवार था ही, उसमें 4 विषम दिन यानी 4 जोड़ेंगे तो शनिवार आता है। मंगल के बाद बुध, विफय, शुक्र, शनि। बराबर, बी सही है। आगे हाँ, रीजनिंग का है। इसमें संबंध 15 का संबंध किसी तरह से 24 में, उसी तरह 35 का 48 में, उसी तरह 63 वाला खोजना है। घंटी कुछ बज रही है क्या? देखो 15, 24, 35, 48, ये कम नहीं है किसी वर्ग से। ये 16 में एक कम, 25 में एक कम, 36 में एक कम, 49 में एक कम, 64 में एक कम। पकड़ लिए। आगे देखिए बत्ती जली ना, वर्ग में एक कम संख्याएं दी गई हैं, तो 4 का वर्ग और 5 का वर्ग यहाँ दिया है, एक एक कम करके 5। फिर इसमें 6 का वर्ग और 7 का वर्ग एक एक कम करके 35 और 48। इसी तरह अब आगे ये 8 का और ये 9 का होगा। 9 का होता है 81, एक कम करेंगे 80। ऑप्शन डी सही है। यहाँ प्रश्न चिन्ह की जगह क्या आएगा, पूछ करके हल करके फिर आइए, दिमाग दौड़ाइए थोड़ा। अभाज्य संख्याएं हैं दोस्तों, 13, 17, 19, 23, 29, फिर 31 आएगा। ऑप्शन डी सही है। आगे प्रश्न चिन्ह बदल देना है, फिर सरलीकरण करना है, प्लस माइनस का आपस में और भाग का और गुणा का आपस में। पहले चिन्ह बदला करिए, उसके बाद हल किया करिए, भले 5 सेकंड 10 सेकंड लगे चिन्ह बदल के लिखने में। जैसे 15 माइनस है तो प्लस 8, भाग है तो गुणा 4, फिर धन है तो माइनस 30, गुणा है तो भाग 5। हल करिए, पहले भाग को तोड़ेंगे, 15 प्लस
चलिए ये भी कर सकते हैं, 8 चौको 32 और 5 से भाग देंगे 6 बार, प्लस प्लस का जोड़ेंगे 47 माइनस 6 41 आएगा। आगे दिशा परीक्षण, स्वाभाविक बिंदु से जलना शुरू करती है, पोज करिए, हल करिए, फिर आइएगा। इसमें मेरा रिकमेंडेशन होता है आप उस स्थिति में अपने आप को रख के दाएं बाएं चलिए, कभी गलत नहीं होगा। कभी कोई इतना सटीक होता है ना, भले थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है, लेकिन आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये टाइम टेकिंग भी नहीं है। मैं तो इसी तरह करता हूँ, अपने आप को उस स्थिति में रख के दायां बायां घुमाता हूँ। ये है शोभा। शोभा बिंदु ए से चलना शुरू करती है पूर्व की ओर, पूर्व इधर होता है, 10 मीटर चली, फिर बाएं मुड़ गई, बाएं मैं अपने आप को यहाँ रख के देखूंगा तो बाएं इधर मुड़ गई, 10 मीटर चली, फिर दाएं मुड़ी और 30 मीटर चली, फिर इधर से दायां इधर होगा, अपने आप को वहां रख के देखता हूँ, पुनः दाएं मुड़ती, यहाँ से दायां इधर होगा, दाएं मुड़ी और 15 मीटर चली, यानी ये 10 था, उससे थोड़ा सा नीचे 15 इधर चली, फिर दाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है, दाएं मुड़ी, यहाँ से फिर मैं अपने आप को देखा, दाएं इधर आया और 40 मीटर, 30 इधर चला था, 10 यानी इसके ही एकदम बराबर में आएगा 40 यहाँ पर, 40 चली, फिर वह बाएं मुड़ती है और 5 मीटर केवल चलती है, यहाँ से बायां इसका इधर नीचे आएगा और यहाँ 5 मीटर जाकर वह शॉपिंग मॉल पहुंच जाती है। ये रहा शॉपिंग मॉल। अब कह रहा है बिंदु ए शॉपिंग मॉल से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। बिंदु ए यानी इसको पूछ रहा है शॉपिंग मॉल से कितनी दूरी और किस दिशा में है, यानी इधर ऊपर, इधर उत्तर होता है और ये 5 इधर है, क्योंकि यहाँ 15 है ना भाई, 10 तो 5 ही बचाना है, ये वाला 5 और फिर 5 चली थी, यानी 10 मीटर और उत्तर, ऑप्शन सी सही। आगे वर्गीकरण करिए, पोज करके हल करके फिर आगे आइए। पूछ क्या रहा है, 7वें स्थान पर कौन सी है। अच्छा, सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित कौन सी संख्या, दाएं से देखो, प्रतीक सब हटाइए, यहाँ से दायां है 9 है, फिर प्रतीक को काट दीजिए, काट दीजिए, फिर गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, 7वें पर 6 आएगा इधर से और ऑप्शन ये सही होगा। आगे, अरे साथियों, आज रीजनिंग और मैथ का भाग 5 कंप्लीट हो गया, बराबर, और समाप्त हो गया, और हम लोगों ने 250 प्रश्न देख लिए। इसमें रीजनिंग के ही 200 प्रश्न हैं। इस वाली वीडियो में मैथ के भी शामिल हुए थे, लेकिन अब आने वाली वीडियो में मैथ रीजनिंग दोनों साथ में ही रहेंगे। यानी अभी तक मैथ रीजनिंग में हम लोग 250 प्रश्न देख चुके हैं और आपकी आंखें खुल जाएंगे। आप केवल सभी वीडियो देख डालिएगा अच्छे से, दिल से, आपकी आंख खुल जाएगी कि आपको मैथ रीजनिंग में कितना पढ़ना है, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है ना, क्यों मैं व्यर्थ में मेहनत करूं, बराबर। देखो, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री का सिर्फ एक प्रश्न आएगा, इसलिए अगर आपको आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता है तो छोड़ दीजिए। बाकी ब्याज से कार्यों, जो वर्क दिन होता है उससे, द्विघात समीकरण कुछ पूछा है, लाभ हानि से, प्रतिशत से, इन विषयों से प्रश्न बने हैं, इन टॉपिकों से प्रश्न बने हैं। रीजनिंग में तो अभी वही गिने चुने ही टॉपिक पे प्रश्न बन रहा है, और रक्त संबंध पे, ब्लड रिलेशन पे अभी कोई भी प्रश्न नहीं बना है। और ये सारी जानकारी हमें कैसे मिल रही है, जब हम पीवाईक्यू कर रहे हैं दोस्तों, इसलिए पीवाईक्यू बहुत जरूरी होता है। पीवाईक्यू के बाद हमें पता चलता है कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है, और उन टॉपिकों पे हमारा रिकैप प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हम महत्वपूर्ण टॉपिकों को ही केवल कवर कर रहे हैं। छोटी सी वीडियो में उसको, उस टॉपिक को कवर कर दिया जाता है, जिससे आप फटाफट उसको स्पीड बढ़ाकर देख के रिकैप कर पाए, रिवीजन कर पाए। ठीक है ना। रही बात पीडीएफ की, पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पंख पाठशाला पे डाल दी जाती है। अगर अभी आप नहीं जुड़े हैं, जाकर जुड़ जाइए, वहां पर सारी पीडीएफ डाल दी जाती है। पीडीएफ क्यों?
एग्जाम हॉल में आप 1.5 घंटे की ये वीडियो नहीं देखेंगे, लेकिन आपके पास पीडीएफ रहेगी, एक सरसरी निगाह में देख लेंगे किन तरीकों से क्वेश्चंस किए गए हैं। मेरे सारे आपके अपने सारे तरीके उस समय याद आ जाएंगे। तो पीडीएफ इसीलिए सारी पीडीएफ को फोल्डर बनाकर अलग अलग रख लीजिएगा, टॉपिक वाइज या क्वेश्चन वाइज या विषय वाइज, कि रीजनिंग मैथ की एक फोल्डर बना लिए, पॉलिटी का एक फोल्डर, इस तरह से। और दोस्तों, एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करना है। अगर आप लोग इस वीडियो पे केवल 100 लाइक ला दिए, मैं पॉलिटी का मैराथन लाऊंगा। मैराथन वो जिसमें कम से कम 1000 क्वेश्चन होगा, चाहे वन लाइनर चाहे बहुविकल्पी ही, 1000 क्वेश्चन होगा। और वे 1000 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आएगा तो यहीं से, क्योंकि मैं पीवाईक्यू पे बहुत मेहनत किया हूँ, पीवाईक्यू को बहुत अच्छे से देखा हूँ, पॉलिटी का उस पर रिकैप बनाया हूँ, पॉलिटी के सारे क्वेश्चन करवाया हूँ। तो मुझे पता है कि किन टॉपिकों को पे क्वेश्चन बनाएगा बोर्ड, और मैं उन्हीं टॉपिकों पे एक मैराथन ला दूंगा, जिससे आपका पॉलिटी के सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। ऐसे और भी विषयों के आएंगे, लेकिन अगर इसमें 100 लाइक आता है, कुछ आप देंगे तभी कुछ हम देंगे। लाइक करने में आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, लेकिन एक बेहतरीन वीडियो आपको मिल सकती है, तो वो आपके ऊपर है। कोई भी वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए, इस सीरीज की चाहे रिकैप सीरीज की, कोई भी वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको परीक्षा की मांग समझा रहा है, और रिकैप वीडियो आपको उन इम्पोर्टेंट टॉपिकों पे नॉलेज दे रहा है। ठीक है ना? कोई भी वीडियो मिस ना हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो पड़े आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वो वीडियो देख पाएं। किसी भी प्रश्न में कोई समस्या हो तो अवश्य बताएं कमेंट बॉक्स में, चाहे टेलीग्राम चैनल पर अवश्य बताएं। ठीक है ना? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। और दोस्तों, हमारा हौसला बढ़ाइए, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो हम काम करने के लिए मोटिवेट होते हैं। हम चाहते हैं लोग देख रहे हैं तो और अच्छा से अच्छा मटेरियल दे दें, और बढ़िया मटेरियल दे दें, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। आपका सिलेक्शन ही हमारी प्राथमिकता है। आपने इस वीडियो को देखा, लाइक किया, कमेंट किया, इसके लिए धन्यवाद दोस्तों, तहे दिल से धन्यवाद।